जय हिंद दोस्तों, आज है 29 जुलाई और आज हम लोग मना रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे यानी विश्व बाघ दिवस। देखिए, विश्व बाघ दिवस मनाने की जो शुरुआत है ये 2010 में रूस का एक जगह है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, और ये सेंट पीटर्सबर्ग में ही एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में ये घोषणा हुआ था कि जो पूरी दुनिया से जो बाघों की संख्या कम हो रही है इसके प्रति चिंता व्यक्त की गई थी। और ये घोषणा हुआ था कि हम लोग प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ संरक्षण हेतु विश्व बाघ दिवस मनाएं ताकि बाघों का संरक्षण हो सके, बाघों का बचाव हो सके और बाघों की संख्या में वृद्धि हो सके। और यह लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक पूरी दुनिया में जितने बाघ हैं उसकी संख्या को दोगुना करना है। तो ये लक्ष्य के साथ 2010 में एक संकल्प लिया गया कि 29 जुलाई को ही हम लोग विश्व बाघ दिवस मनाएं। और इसका मनाने का जो उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था बाघों का संरक्षण करना, मतलब टाइगर का कंजर्वेशन करना और बाघों की जो संख्या में कमी आ रही है इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, बाघों से होने वाले फ़ायदों को बताना, बाघ का किस तरह से इस प्रकृति में, इस पर्यावरण में, इस इकोसिस्टम में किस तरह से योगदान है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और बाघ का जो अवैध रूप से तस्करी हो रहा है उसके रोकने हेतु कदम उठाना। इन सब उद्देश्यों को लेकर ही विश्व बाघ दिवस मनाने का संकल्प लिया गया और प्रतिवर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघ जो होता है ये बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा जीव होता है और इसका जो जूलॉजिकल नेम है यानी वैज्ञानिक नाम जो है ये होता है पैंथेरा टिग्रिस। और ये इसके और भी कई प्रजातियां हैं, जैसे भारत में अगर हम लोग देखें तो बंगाल टाइगर सबसे प्रसिद्ध है और भारत का तो राष्ट्रीय जीव, अगर राष्ट्रीय पशु हम देखें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। 1973 से पहले इसको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि राष्ट्रीय पशु 1972 में घोषित किया गया और 1973 में क्या था, टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया भारत में, क्योंकि बाघ को बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना का शुरुआत किया गया कि कैसे बाघ को बचाए, उसके लिए एक्शन प्लान बनाया गया। और उससे पहले 1972 में से क्या किया गया, तो राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। हम लोग जानते हैं कि 1972 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। 9 जुलाई 1969 में ही भारत का राष्ट्रीय पशु शेर को अपनाया गया था। लेकिन शेर पूरे भारत के कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है, खास करके गुजरात का जो गिर अभ्यारण्य है, गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर ही ये शेर पाया जाता है। लेकिन बाघ का अगर हम संख्या देखें, बाघ का जो वितरण देखें तो पूरे भारत में अभी वर्तमान समय में ये 18 राज्य में लगभग 51 बाघ संरक्षण अभ्यारण्य है। तो इस तरह से ये पूरे भारत में बिखरा हुआ है और बाघ और शेर ये दोनों हमेशा से शक्ति का प्रतीक माना गया है। अगर हम लोग पौराणिक कथा को देखें तो उस समय भी शेर और बाघ की चर्चा होती है। हम लोग प्रति साल माँ दुर्गा, माँ भवानी की पूजा करते हैं तो उसमें भी उसका सवारी शेर है। और जब भी कहानी सुनते हैं राजा महाराजों को मतलब सुनते हैं तो कहानी में ये ऐसा प्रसंग आता है कि राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे, बाघ का शिकार करते थे, शेर का शिकार करते थे, कभी नहीं सुनते थे कुत्ता बिल्ली का शिकार करने गए। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू से ही बाघ का इम्पोर्टेंस रहा है, शेर का इम्पोर्टेंस रहा है। तो ये बाघ और शेर शक्ति का प्रतीक है, गौरव का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है। तो भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्य जीवों को बचाने के लिए एक अधिनियम बनाया जिसे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, जो 1972 में लागू हुआ। और इसके द्वारा यह बताया गया कि हमें वन्य जीवों को कैसे संरक्षित करना है। अगर कोई भी व्यक्ति इसका अवैध व्यापार करता है, तस्करी करता है, शिकार करता है तो उसके ऊपर कानून के तहत क्या क्या प्रावधान है सजा के। तो इन सब बातों का इसमें जिक्र किया गया। तो देखिए, ये बाघों का जो कमी हुआ संख्या में, इसका प्रमुख कारण क्या था। पहला नंबर तो था कि बाघों का संख्या कम होने का जिसका प्राकृतिक आवास है उसमें कमी आई। प्राकृतिक आवास जो बाघ जो खुले रूप से जंगल में घुमा करता था, लेकिन मानव अपनी लालच के कारण अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते गया और जंगल का आकार छोटा हो गया। जंगलों की कटाई हुई, जंगल होके बीच जंगल होके क्या हुआ, रेलवे ट्रैक पास हुआ। तो इसके कारण क्या हुआ, बाघों की संख्या में कमी आई। दूसरी बात है कि बाघ में असमय प्राकृतिक आपदाएं भी होती रही, जैसे बाढ़ की समस्या, कभी कभी जंगल में आग लग जाती थी उसके कारण, या कभी मान लिया जाए कि बाघ में कोई ऐसी बीमारी फैली जो महामारी का रूप ले लिया, लेकिन बाघ का सही ढंग से चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ, उसका चिकित्सा नहीं हुआ, इसके कारण भी बाघों की संख्या में काफ़ी कमी आई। तो इन सब बातों को ही ध्यान में रखकर क्या किया गया
कि बाघों के संरक्षण हेतु ये टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। और देखिए पूरी दुनिया से बाघ इस तरह से विलुप्त होते गए कि IUCN ने इसके प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे लाल सूची में शामिल कर दिया। IUCN ने अपने रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के रूप में शामिल किया है बाघ को, पैंथेरा टिग्रिस को। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ये 18 राज्य में 51 जगह पर 51 अभ्यारण्य में पाया जाता है, जिसमें ये डम्फा अभ्यारण्य, बुक्शा अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य में अभी एक भी टाइगर नहीं है। लेकिन वहीं ये 2018 की गणना है बाघ संरक्षण, बाघ की जो गणना की गई थी 2018 के अनुसार, और ये आंकड़ा 2019 में जारी हुए, तो उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बाघ जो है 526 बाघ वो मध्य प्रदेश में, और इसलिए बाघ को यहाँ पर कहा जाता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट। सच पूछिए तो मध्य प्रदेश ने हम लोग की लाज बचा ली पूरी दुनिया में, और अभी बाघ वहाँ पे इतना ज़्यादा हो गया कि अब उसका प्राकृतिक आवास छोटा होने लगा है। बाघों को अब दूसरी जगह भी शिफ्ट करने का प्लानिंग चल रहा है। दूसरा जो सेकेंड स्थान पर है 524 बाघों के साथ कर्नाटक है, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जहाँ पर 442 बाघ है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 31 बाघ है। फिर भी हमारी संख्या, हमारे राज्य में संख्या ठीक ठाक है। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 2967 बाघ है, 2967, जो पूरे दुनिया में जितने बाघ हैं उसका 70% है। पूरे दुनिया में जितना बाघ है उसका 70% बाघ कहाँ पर है? सिर्फ भारत में है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने और भारत की जनता ने किस तरह से इस मुद्दा को समझा, परखा और बाघों के संरक्षण में किस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये बाघ हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये बाघ हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, इसकी महत्ता को हम लोग ऐसे समझें कि मान लिया जाए कि अगर आहार श्रृंखला को समझे तो आहार श्रृंखला में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ, यहाँ पे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा ये इसको अगर कहें तो ये हो गया उत्पादक। आहार श्रृंखला में सूर्य के प्रकाश से उत्पादक क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किया। प्रकाश संश्लेषण से जो है यहाँ पे टिड्डा है। अब टिड्डा क्या करेगा, टिड्डा इसको खाएगा। टिड्डा किसको खाया, ये जो उत्पादक है उसको, ग्रास को, ये प्राथमिक उपभोक्ता हुआ। फिर टिड्डा को कौन खाएगा, मान लिया जाए मेढक, मेढक को सांप, और सांप को बाज, सांप को बाज खाया। इसी ढंग से घास को खाया हिरन, और हिरन को खाया बाघ। तो ये जो आहार श्रृंखला, आहार जाल जो चलता है, जिसमें ये बाघ जो है कार्निवोरस है, मांसाहारी जीव है, और ये शाकाहारी जीवों को खाता है। हम जानते हैं कि अगर आप अनुमान कीजिए कि जंगल में बाघ नहीं हो, हम लोग जानते हैं कि बाघ के पास जाएंगे तो हमें मार देगा। कल्पना कीजिए कि हम बद्दुआ दिए बाघ मर गए, मतलब हम लोग ऐसा किए कि पूरी दुनिया से बाघ खत्म हो जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जो शाकाहारी जीव है, हिरन की संख्या बढ़ जाएगी। जब हिरनों की संख्या बढ़ जाएगी, जब शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, जंगली गधों की संख्या बढ़ जाएगी, भैंस की संख्या बढ़ जाएगी, हाथी की संख्या बढ़ जाएगी, ये सब जो शाकाहारी जीव है जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फिर घास ज़्यादा चरेगा। घास का जब ओवर ग्रेजिंग होगा, घास जब ज़्यादा चरेगा तो फिर क्या होगा, जंगल की कमी होगी, और जंगल की कमी होगी तो फिर भूक्षरण होगा, मिट्टी का क्षरण होगा, और जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस है वो फिर चरमरा जाएगा। ये बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, और जो वर्षा अभी पर्याप्त मात्रा में हो रही है वो वर्षा नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि बाघ है तो पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल किए है। ये शाकाहारी जीवों की संख्या को बढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि उसको भी कंट्रोल करके रख रहा है। तो जब शाकाहारी जीव की संख्या को कंट्रोल करके रख रहा है तो क्या हो रहा है कि पेड़ पौधा जंगल में है, और पेड़ पौधा के कारण ही क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, और उसके कारण ही ये जो जल चक्र है वो संचालित हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट अगर देखें तो ये क्या है कि जर्म प्लाज को भी कंट्रोल करता है, जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको भी ये मेंटेन रखता है। अभी मान लिया जाए कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जंगल का, सपोज कीजिए कि ये जंगल का क्षेत्र है, और यहाँ ये क्षेत्र नंबर 1 है, ये क्षेत्र नंबर 2 है, ये क्षेत्र नंबर 3 है और 4। तो हम जंगल को यहाँ पर 4 भाग में बांटे। सपोज कीजिए कि एरिया नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर कुछ ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, ऐसा औषधीय पौधा है जो इसी एरिया में पाया जाता है, एरिया नंबर 1 में। और अब सोचिए कि बाघ नहीं है,
कोई ऐसा मांसाहारी जीव नहीं है जो शाकाहारी जीवों को खाए। तो क्या होगा, शाकाहारी जीवों की संख्या जब बढ़ेगा तो यहाँ पर जो औषधीय पौधा है उसको भी वो खा जाएगा, और इतना वो खा जाएगा क्योंकि शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि उसको खाने वाला अब कोई नहीं है, तो इतना खा जाएगा कि ये जो मेडिसिनल प्लांट था वही विलुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो ये जो जेनेटिक डेविएशन है, जेनेटिक वेरिएशन है, उसको भी ये कंट्रोल करता है, उसको भी मेंटेन करता है, और जैव विविधता को संरक्षित करने में ये मदद करता है। इसका इकोनॉमिकल भी इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो बाघ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। लेकिन बाघ का शिकार पहले जो होता था अवैध रूप से, तो कभी शौकिया रूप से भी लोग शिकार करते थे, कभी इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी इसका तस्करी होता था, और इसके शरीर के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा दाम पर बिकते थे, इसलिए बाघों का शिकार किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने काफ़ी एक्शन लिया है, सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, और बाघों को संरक्षित करने के लिए सभी लोग चौकस हैं। तभी तो पूरी दुनिया का जो आबादी है बाघों का, उसका 70% भारत में है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है और सुकून देने वाला है। अभी फिर बाघ का जो जनगणना होने वाला है, बाघों की संख्या की गिनती होने वाली है, और उम्मीद है कि फिर बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इस पर्यावरण के लिए भी, इस इकोसिस्टम के लिए भी ये अच्छी संकेत है कि बाघों की संख्या बढ़ रही है, बाघों का संख्या एक मेंटेन है। अगर ये इस इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा कि ये जो फूड चेन है वो ख़त्म हो जाएगा, वो फूड चेन अनबैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, और जिसका प्रभाव इस प्रकृति को झेलना पड़ेगा और अंततः हमें भी झेलना पड़ेगा। इसलिए हमें बाघों की तस्करी को रोकना है, बाघों के संरक्षण पर ध्यान देना है, और बाघों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। अभी देखिए पर्यटन के क्षेत्र में ही देखिए काफ़ी लाभ हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो ये अभ्यारण्य बने हैं, जंगल सफारी है, तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, टूरिस्ट का काम हो रहा है, इको टूरिस्ट। तो बहुत सारे लोग इसे रोजगार के साधन के रूप में भी उपयोग कर रहे हैं। पहले जो होता था ये सर्कस में बाघों का उपयोग किया जाता था, सर्कस में बहुत सारे ऐसे कारनामे दिखाए जाते थे, लेकिन अब उस पर रोक लगा दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि बाघ हमारे लिए जीवन में किसी न किसी रूप में और इस पर्यावरण के लिए काफ़ी लाभदायक है, और इस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में, फूड चेन को मेंटेन रखने में काफ़ी उसका योगदान है। तो आइए हम लोग आज के दिवस पे यह संकल्प लें कि हम ये जो बाघों की जो अवैध तस्करी है उसको रोकने में अपना योगदान दें, और बाघों के संरक्षण के प्रति हम सब एक सजग नागरिक की तरह सचेत रहें। और जो आज बाघ दिवस है, इस बाघ दिवस पर इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि हर नागरिक जागरूक हो सके। मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि एक आम आदमी जो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं, अपने बिजनेस व्यापार में लगे हुए हैं, या किसी अन्य काम में लगे हुए हैं, या मान लिया नौकरी कर रहे हैं पेशा, या जो पढ़ाई के क्षेत्र में भी हैं, तो हर लोग इस चीज़ को जाने, क्योंकि आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। और आप जिम्मेदार नागरिक तभी बनेंगे जब आप जीवन के हर पहलू को समझेंगे, परखेंगे, और उसके प्रति आप सचेत रहेंगे, और जो संविधान का कानून है, जो भारत का कानून कहता है, लॉ कहता है, उसके अनुसार आप व्यवहार करेंगे। तो दोस्तों, आज मुझे उम्मीद है कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर इस बाघों की संख्या के बारे में, बाघों के से संबंधित तथ्यों के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे, और इसके प्रति आप जागरूक भी हुए होंगे, और आपकी जानकारी पहले से ज़्यादा मजबूत हुई होगी, ज़्यादा समृद्ध हुई होगी। तो इन्हीं सब उम्मीदों के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।